हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यार हम लोगों ने सीआईबी जेआईबी डिस्कस किया था। आने वाली क्लासेस के अंदर भी हम लोग जो है फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे जेआईबी सीआईबी के बारे में। बट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किस बारे में, बैंक प्रमोशन के बारे में। और बैंक प्रमोशन के लिए जो सिलेबस है वो ओवरऑल सेम ही रहता है, ठीक है। सभी बैंक्स का ओवरऑल सेम ही रहता है। तो ये सिर्फ केसीसी बैंक के लिए ही नहीं है, कांगड़ा कोऑपरेटिव के लिए ही नहीं है, बाकियों के लिए भी जो है वो सेम ही सिलेबस है। तो सभी के लिए जो है वैलिड ही रहेगा, राइट। जितने भी एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे आई श्योर के वो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चंस हो। और मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। सो जब भी आप लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, खुद भी अगर पढ़ रहे हैं तो कभी भी उसके सिर्फ यही नहीं है कि आप लोगों ने आंसर मार्क किया और छोड़ दिया। ट्राई करना कि पूरे का पूरा डिटेल डिस्कशन जो है या डिटेल जो रीडिंग है उस एमसीक्यू की हो, ठीक है ना। तो उस टॉपिक के बारे में पूरा रीड करना जरूरी है ताकि उस टॉपिक का सिर्फ यही नहीं है ना कि यही आंसर बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है उसके जो है फर्दर ऑन क्वेश्चन भी बने, ठीक है ना। करें स्टार्ट, चलिए जी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है भाई, जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं वैसे ही। व्हाट इज बीसीबीएस? बीसीबीएस बेसिकली क्या है हमारे पास? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, या फिर बैंकिंग कंपनीज बाइनरी सॉफ्टवेयर, बायलिंगुअल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, या फिर नन ऑफ द अबव। आप सभी लोगों ने बेसल नॉर्म्स का नाम सुना है ना। हम सब लोगों ने बेसल नॉर्म्स का नाम सुना है, ठीक है। बेसल नॉर्म्स बेसिकली क्या है? बेसल गाइडलाइंस हैं जो कि इशू करी जाती हैं किसके लिए? ये जो बेसल नॉर्म्स है किसके लिए इशू करी जा रही है? बैंक्स के लिए इशू करी जा रही है, ताकि बैंक का जो कैपिटल बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नॉर्म्स है वो इशू करी जाती हैं। और इसके लिए हमारे पास जो बैंक को जो है फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वहां पे बेसल के अंदर जो है बीसीबीएस करके जो है कमेटी बनाई गई, जिसका नाम क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये बनाई गई थी 1974 के अंदर, ठीक है, 1974 के अंदर बनाई गई थी। इस कमेटी का बेसिकली क्या है? 28 जुरिस्डिक्शन से इसके जो वर्ल्ड बैंक हैं, ठीक है, उनके गवर्नर्स इसके मेंबर हैं किसके? बीसीबीएस के। तो वो अपने अपने जो भी एरियाज की प्रॉब्लम्स हैं उसी के ऊपर, ठीक है, उनके बैंक्स की जो प्रॉब्लम है उसी को देखते हुए प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस इशू करी जाती हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं बेसल नॉर्म्स की, तो हम लोग बेसल 3 पे काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि आपकी लास्ट डेट कब की है? 1 जनवरी 2023 में ये डेट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, राइट। सो बीसीबीएस आपके लिए गाइडलाइंस इशू करती है किसके लिए? बैंक्स के लिए, जो कि नॉन मैंडेटरी है, माने चाहे ना माने, ठीक है। बट आरबीआई ने जो चीज अडॉप्ट करी है और उसने अपने बैंक्स के लिए मैंडेटरी किया है। और अगर हमारे बैंक्स, इंडियन बैंक्स उसे फॉलो नहीं करते तो उनको पेनलाइज किया जाता है, राइट। सो बीसीबीएस किस तरीके की गाइडलाइंस इशू करता है? नॉन मैंडेटरी। बट आरबीआई ने कैसी इशू करी है? मैंडेटरी हमारे यहाँ पे बैंक्स के लिए, इंडियन बैंक्स के लिए, जिसकी लास्ट डेट क्या है? 1 जनवरी 2023। क्लियर? सो बेसल कमेटी बीसीबीएस ने यहाँ पे बताया है कि आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए? 8% एज पर अकॉर्डिंग टू बेसल। और आरबीआई के अकॉर्डिंग कितना है? ये 9% है। इन्होंने कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी बताया है आपको, ठीक है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर मैक्सिमम कितना करना है? 2.5%, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। काउंटर साइक्लिकल बफर भी बोला है कि हो सकता है मार्केट में रिसेशन हो, बूम हो, डिप्रेशन हो, तो आपकी ब्रांच खुद ही डिसाइड, मतलब बैंक खुद ही डिसाइड करेगा। आप लोग 0% से लेके 2.5% तक जो है वो मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना है? 2.5%। और अगर कुछ बिल्कुल भी नहीं है कुछ तो 0%, राइट। सो इस तरीके की गाइडलाइन जो है वो बेसिकली इशू करी गई है किसके अंदर? बीसीबीएस के अंदर। मतलब बीसीबीएस इशू करता है, ये जो कमेटी है वो बताती है, राइट। और ये कमेटी फॉर्म करी गई थी 1974 के अंदर, किसके लिए? बैंक्स के लिए। फुल फॉर्म क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। आई होप इट इज क्लियर। और बेसल के अंदर 3 पिलर्स आते हैं, बताएंगे कौन से हैं? पिलर 1, पिलर 2 और पिलर 3। पिलर 1 के अंदर क्या है आपके पास? एनहांस्ड, क्या है? एनहांस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना, एनहांस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। देन वी हैव एनहांस्ड सुपरवाइजरी रिव्यू, राइट। और थर्ड वन में क्या है? फुली डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। और ध्यान रखना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा था कि पिलर 1 किससे रिलेट करता है, पिलर 2 क्या है, पिलर 3 क्या है।
ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बेसल 3 के बताए हैं। पिलर 1 में क्या आता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एनहांस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पिलर 2 में जो है आपके पास एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू, एंड पिलर 3 के अंदर आता है आपके पास क्या आएगा, फुली डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। क्लियर। चलिए, ज्यादा डिटेल भी नहीं मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल करनी है तो आप लोग जो है बुक से भी रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो, बट अदरवाइज उस एमसीक्यू के रिगार्डिंग उतनी ही है। चलिए सर, सही बेसिकली किस एक्ट के अंदर, ठीक है, एज सेटअप अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंदर भाई सेटअप हुआ है, सफाईसी के अंदर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सर सही एक्ट किसके एक्ट के अंदर जो है वो फॉर्म हुआ था। ये बेसिकली बॉडी है यार, एजेंसी है, सॉरी क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको सेटअप किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2011 में इसको सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया? 2011 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसको फॉर्म किया था 2011 में। किस लिए किया है? बैंक्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। कैसे? चलिए बात कर लेते हैं। बैंक्स बेसिकली दो तरीके के लोन्स इशू करती है। एक होते हैं आपके पास सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है, secured as well as unsecured loan. While I'm talking about secured loans are properly those loans जिसमें कि आप लोग कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखते हैं, या फिर हम लोग कहीं एज अ सिक्योरिटी कुछ भी रखते हैं, ठीक है ना, बैंक के पास। तो बैंक जब भी आपको लोन देता है किसी भी, या आप एज अ बैंक किसी भी कस्टमर को लोन देते हैं किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग सिक्योर लोन बोलते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी है आप लोगों को रजिस्टर करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है? रजिस्टर करानी पड़ती है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट किसी ने 55% तक का लोन लिया है, तो 55% जो कैपिटल चार्ज आपका बनता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपका बनता है, वो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ पे? सरसई के पास। तो ये आपकी कैपिटल रजिस्ट्री है, ठीक है ना, क्या है, सॉरी, सेंट्रल रजिस्ट्री है, जो कि क्या काम करती है, उस सिक्योरिटीज को रजिस्टर करने का काम करती है जो कि बैंक ने गिरवी रखी हैं अपने कस्टमर को लोन देते टाइम। पहले इसका पीरियड 30 डेज था, पहले था, तो अब इसका ड्यूरेशन कट कर दिया गया। राइट नाउ कोई ड्यूरेशन नहीं है। अगर आज लोन दिया तो चाहे आज, नहीं तो कल आप लोग इसको रजिस्टर करा लें, और अगर आप नहीं कराते तो नुकसान भी किसका है? आपका। तो पहले इस पर फाइन लगता था, बट राइट नाउ इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव ही कर दिया, इस पे कोई फाइन चार्ज नहीं किया जाएगा। अब होता क्या है कि कस्टमर आया, उसने एक ही प्रॉपर्टी पे एसबीआई से भी लोन ले लिया, एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी पे, चलो जैसी भी प्रॉपर्टी बन गई मेरे से, ठीक है, एडजस्ट करें, मेरी ड्राइंग बहुत ही पुअर है, ठीक है, तो एक से एसबीआई से लोन ले लिया और दूसरा जो है यहाँ पे एचडीएफसी से लोन मांगने चला गया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा, दूसरा कहां से ले रहा है? एचडीएफसी से। हो क्या रहा है, अब एसबीआई ने जब इस सेम प्रॉपर्टी पे लोन दिया होगा, एचडीएफसी को तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो उस केस में बेटर है कि आपने जितना भी लोन दिया है आप उस सिक्योरिटी को, अपने राइट को, फर्स्ट राइट को सिक्योर कर लें, ताकि दूसरा बैंक के साथ भी फ्रॉड किया ना जा सके, ठीक है ना। और ये सारा का सारा कवर अप होता है आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, दैट इज सरफाईसी, ठीक है। सरफाईसी एक्ट 2002 के अंदर जो है ये चीजें कवर अप होती हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटीज, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपके पास, सरफाईसी एक्ट 2002 में फॉर्म किया गया था। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बेसिकली बैंक्स को क्या करता है, एम्पावर करता है कि बैंक बिना कोर्ट गए ही अपने जो भी उसकी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है उसको रिकवर किया जा सकता है वहां पे, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सरफाईसी। क्लियर? तो सही हैज बीन सेटअप अंडर सरफेसी, क्योंकि सरफेसी के अंदर भी आप लोग सिर्फ किस तरीके के लोन करते हो भाई? ओनली सिक्योर्ड, क्योंकि जो डीआरटी और ड्राट है वहां पे आप सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड दोनों कवर करते हो, बट सरफाईसी के अंदर ऐसा नहीं है। सरफाईसी के अंदर ओनली सिक्योर्ड लोन्स आर कवर्ड अंडर
सरफाईसी, और तभी आ सकते हो अगर सरसाई में रजिस्टर किया होगा तो। चलिए एक छोटी सी बात होगी, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। चले इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। सरसई बेसिकली है क्या? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि सेटअप किया गया सरफाईसी के अंदर। कहाँ सेटअप किया गया? सरफाईसी एक्ट 2002 के अंदर, सेक्शन 20 के अंदर। और ये एज अ गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट लाइसेंस कंपनी जो है ये, इसको फॉर्म किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ 1956। कंपनीज एक्ट 1956 ही था उस टाइम पे, 2011 के टाइम पे जब इसको बनाया गया, क्योंकि 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट आया था हमारे पास, ठीक है ना। तो 1956 के अंदर ही इसको फॉर्म किया गया था। 25 सेक्शन है, और सेक्शन 20 किसका? सरफाईसी का, जिसके अंदर ये सेटअप हुई थी। और ओनली सिक्योर्ड लोन्स कवर अप होते हैं सरफाईसी में। क्लियर है पॉइंट? चलिए सीआरआर के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, राइट। जब भी हम लोग मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? मनी सप्लाई के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई के, क्योंकि आरबीआई ही एक ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, सॉरी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू करता है? मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू। और मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं हमारे पास बेसिकली टूल्स, है ना। कुछ टूल्स हैं जिसको, जो कि आप बेसिकली बोल सकते हो डायरेक्ट टूल्स हैं कुछ, और कुछ आपके टूल्स इनडायरेक्ट टूल्स हैं जिसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो डायरेक्ट टूल्स कौन से हैं? एक तो आपके पास सीआरआर, और दूसरा है जी आपके पास एसएलआर, ठीक है, एसएलआर। सीआरआर मेंटेन किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। सीआरआर मेंटेन किया जाता है प्रॉपर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कि कहाँ मेंटेन करेंगे? आरबीआई के पास अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एसएलआर मेंटेन किया जाता है कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, और सिक्योरिटीज की फॉर्म में, ठीक है। कैश, गोल्ड और कंबर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में, दैट इज फ्री फ्रॉम कोलेटरल, जो कि कहीं पे गिरवी नहीं रखी गई हैं। तो ये आपके पास डायरेक्ट टूल्स हैं। अच्छा, एक बात दिमाग में आती होगी कि जब आप लोग सीआरआर मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास, तो क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करता है बैंक आपको? तो ध्यान रखना, सीआरआर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, ठीक। और जो एसएलआर है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये आप लोग मेंटेन करते हैं कहाँ पे? बैंक अपने खुद के पास ही मेंटेन करता है, और ये कंपलसरी है। और अगर आप नहीं करते तो आरबीआई इसके ऊपर क्या इंपोज करता है? पेनल्टीज इंपोज करता है। एसएलआर कवर होता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। सीआरआर कवर होता है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, दैट इज सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑप्शन नंबर सी, है ना। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसे कवर किया जाता है। क्लियर है? डन। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये कवर अप होगा सीआरआर। क्लियर? चलिए जी, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक इन केस ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन। चलिए यहाँ पे ना कहते प्रोटेक्शन मिलती है किसको? पेइंग बैंक को। अगर मैं बात करूं पेइंग बैंक की, सो बेसिकली पेइंग बैंक होता क्या है? वो बैंक जो कि क्या करेगा? पेमेंट करेगा। जो कि क्या करेगा? पेमेंट करेगा। उस बैंक को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? पेइंग बैंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? बेसिकली पेइंग बैंक बोलेंगे। जिसके भी नाम पे जो है, जिसका भी बेसिकली चेक है जिस भी बैंक का, ठीक है, उसको बेसिकली पेइंग बैंक बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है किसके अगेंस्ट? मटीरियल ऑल्टरेशन के अंदर। ऑल्टरेशन होता क्या है? जब आप लोग चेक बेसिकली इशू करते हैं, है ना, चेक। अगर बात करें चेक्स की, तो ये आपके कवर अप होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, जो कि आपका एनआई एक्ट 1881, ठीक है। और सेक्शन 4 के अंदर आता है आपका प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 5 में आते हैं आपके पास बीओई, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और सेक्शन 6 में आपके पास आते हैं चेक्स। क्या आता है? चेक्स आता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी? चेक की, तो यहाँ पे हमारी डेट रहती है, इधर अमाउंट रहेगा, नीचे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है ना, इधर ऐसे ही इंफॉर्मेशन। तो होता क्या है बेसिकली? मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब क्या है? छेड़छाड़। चेक के साथ अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करी जिसकी वजह से उसका करेक्टर चेंज होगा, क्या बोला मैंने आपको?
करेक्टर चेंज हो गया। इट मीन्स आप लोगों ने कुछ गलत काम ही किया होगा जिसकी वजह से उसका करेक्टर ही चेंज, अगर बेसिक करेक्टर चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको मटीरियल ऑल्टरेशन में बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मटीरियल ऑल्टरेशन। क्या बोलेंगे जी? मटीरियल ऑल्टरेशन। तो उस केस में ये जो चेक है, अब किस तरीके से आप लोग मटीरियल ऑल्टरेशन में आता है, ठीक है ना। तो मटीरियल ऑल्टरेशन पहले होती क्या है, फिर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। मटीरियल ऑल्टरेशन होती क्या है? मान लीजिए आप लोगों ने डेट चेंज कर दी उसकी, ठीक है। आपने अगर डेट बढ़ा देते हैं चेक की तो वैलिडिटी पीरियड बढ़ गया, वो भी एक तरीके से करेक्टर चेंज हो गया। आप लोगों ने जो कोई और थर्ड पार्टी को ऐड ऑन कर दिया, या हम लोगों को पता है कि जो चेक है कई बार तो ऑर्डर होता है और कई बार बियरर होता है ना। कई बार ऑर्डर चेक भी होते हैं और बियरर चेक भी होते हैं। बट अगर चेक ऑर्डर था, क्या था, ध्यान से सुनना, अगर चेक ऑर्डर था और आपने उसको कट कर दिया और क्या बन गया? बियरर बन जाता है कट करने से। बट अगर कभी आपने ऐसे किया तो उसको मटीरियल ऑल्टरेशन के अंदर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका वो अकाउंट पे ही नहीं रहा, ठीक है ना, सॉरी वो स्पेसिफिक नहीं रहा, आप लोगों ने उसको जनरल कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्डर के टाइम पे तो एक स्पेसिफिक पर्सन को मिलना था और अभी आप लोगों ने उसको जनरल बना दिया, ठीक है ना। बट वहीं पे एक दूसरा केस आता है कि बियरर चेक्स भी तो आते हैं, और बियरर चेक को अगर मैं ऑर्डर चेक बना दूं तो वो मेरा नॉन मटीरियल ऑल्टरेशन में आता है, ठीक है ना। क्योंकि सही तो कर रहे हो, स्पेसिफिक ही कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ऑर्डर चेक को आप लोगों ने क्या बना दिया? कट करके बियरर अगर बना देते तो कवर अप होता है मटीरियल ऑल्टरेशन के अंदर। किसके अंदर कवर अप होगा? मटीरियल ऑल्टरेशन के अंदर ये चीज जो है वो कवर अप होती है। और इस केस में अगर आपका पेइंग बैंक पेमेंट कर देता है तो उस केस में उसको, क्योंकि वहां पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल्टरेशन इतने अच्छे ढंग से करी हुई है जिससे उसको पता नहीं चल पा रहा गलती का, ठीक है ना। तो उस केस में अगर पेमेंट हो जाती है तो उस केस में बैंक की कोई गलती नहीं होगी। ये कहाँ मेंशन किया गया है, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। सेक्शन 89, ठीक है ना। सेक्शन 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1889, सॉरी 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन कौन सा है? 89, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ पार्टी हु पेज अ मटीरियल ऑल्टर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चाहे तीनों में से कोई भी हो, चाहे चेक हो, दैट ही डज नॉट नो अबाउट द ऑल्टरेशन, मतलब उसको पता नहीं चला, इतने अच्छे ढंग से ऑल्टरेशन करी हुई है कि उसे पता नहीं चला, ठीक है ना। एंड मेक सच पेमेंट इन गुड फेथ, और उसने गुड फेथ में कर दी तो उसको हम लोग नेग्लिजेंस यहाँ पे उसकी नहीं मानेंगे, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने चाहे पे का जो उसका स्पेशल क्रॉसिंग थी, मान लीजिए कोई क्रॉसिंग कर रखी थी, ठीक है, जनरल क्रॉसिंग हो चाहे कैसी भी, और वो क्रॉसिंग थी आप लोगों ने उसको भी रिमूव कर दिया, इट मीन वो विड्रॉल में हो जाएगा, अब अकाउंट पे ही कैंसिल हो गया, और वो भी किसी ऐसे तरीके से करिए कि आपके बैंकर को नहीं पता चल पा रहा, ठीक है ना। तो ये भी सारे किस में आते हैं? आपकी मटीरियल ऑल्टरेशन में आते हैं। डेट चेंज करना, ठीक है, अमाउंट के साथ छेड़छाड़ करना, कम थी 1,000 था 10,000 बना दिया, 10,000 का 1,00,000 बन गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मटीरियल ऑल्टरेशन के अंदर आती हैं। ये सेक्शन कवर अप करता है 89। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 89 अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 89 कवर अप करता है, प्रोटेक्शन देता है पेइंग बैंक को या बैंकर को, ठीक है, इन केस ऑफ मटीरियल ऑल्टरेशन। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं बैंक रेट की। बेसिकली बैंक रेट होता क्या है? ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर बेसिकली आरबीआई लोन ग्रांट करता है। क्या करता है? आरबीआई लोन ग्रांट करता है ना, आरबीआई लोन देता है जिस रेट के ऊपर, ठीक है ना, उस रेट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं आपके बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। सो उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ध्यान रखना, ये आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, और रेपो रेट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। बोथ आर सेम, ठीक है ना, वो दोनों वही रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है ना। बट बैंक रेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और रेपो रेट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। बैंक रेट के अंदर बिना किसी सिक्योरिटीज गिरवी रखे ही लोन मिल जाता है ना। सो आरबीआई ग्रांट लोन टू गवर्नमेंट, बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर सीआरआर डिपॉजिट, आरबीआई लेंड मनी टू अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक्सटेंड लोन्स एट दिस रेट टू देयर प्राइम कस्टमर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, आरबीआई लेंड मनी टू अदर बैंक
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। आरबीआई जो पैसा लेंड करता है किसको, बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बेसिकली हम लोग उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं बैंक रेट। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन समझते हो, हाँ, मतलब एज अ बैंकर तो हम समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई भी कस्टमर है वो हमारे यहाँ पे ब्रांच में आता है, क्यों आता है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो इसीलिए दी जा रही है ना, क्योंकि बार बार रोज रोज ना आना पड़े बैंक को, मतलब सेक्शन होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का, टिक कर दी गई है। आरडी के केस में इंश्योरेंस कंपनी है, कोई इंश्योरेंस ले रखी है, उस इंश्योरेंस कंपनी को अगर पैसे देने हैं तो यहाँ पे 3 पार्टीज होगी, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंक हो गया आपका, और कौन सा हो गया भाई, कस्टमर होगा जिसने इंश्योरेंस खरीदी हुई है। किससे खरीदी है, इस इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है ना। और पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक करेगा। तो बैंक का आपका क्या कहलाया जाएगा, एजेंट यहाँ पे, क्योंकि एजेंट हुआ ना, किसके बिहाफ पे पेमेंट हो रही है, कस्टमर के बिहाफ पे, तो कस्टमर को क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल। तो जो रिलेशन बना बैंकर और कस्टमर का, दैट इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। बट इन केस पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस आ जाए कि कस्टमर और बैंकर का क्या रिलेशन होगा, तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो मतलब बात तो सेम ही है, बस रिवर्स हो गया। क्यों, ऊपर भी चेंजेस हुए क्वेश्चन में, दिस दैट्स व्हाई। सो इसके अकॉर्डिंग बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन है, बैंकर आपका एजेंट होगा, है ना, बैंकर बन जाएगा एजेंट, और प्रिंसिपल है हमारा कस्टमर जिसके बिहाफ पे किया जा रहा है काम। क्लियर। चलिए, कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट इज ओन्ड बाय। कौन ऑनर होता है भाई, करेंसी चेस्ट का, जो कैश रखा जाता है करेंसी चेस्ट के अंदर, उसका ऑनर कौन होता है, करेंसी चेस्ट ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिस्पेक्टिव बैंक। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही ऑनर होती है किसकी, कैश जो है करेंसी चेस्ट में जो रखा जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बेसिकली यार 2 चीजें हैं हमारे पास, 2015 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। अब क्या क्या चीजें थी, एक तो है आपके पास नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और दूसरा है आपके पास आरटीजीएस, है ना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोथ आर इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2015। नेफ्ट के अंदर अगर मैं मिनिमम अमाउंट के बारे में बात करूं कि कितना मिनिमम अमाउंट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं भाई, मिनिमम कितना है, 0, और मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम कितना है, 1 रुपीज। मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 1 रुपीज तो करने ही करने हैं, ठीक है ना, 0 तो कुछ होता ही ना। मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, तो यहाँ पे एज यूजुअल मिनिमम 1 रुपीज से लेके मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। आरटीजीएस के केस में मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज। कितना करना है, मिनिमम 2 लाख, और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। मैक्सिमम क्या होगा, कोई भी लिमिट नहीं है, तो मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। आपका जो आरटीजीएस है वो इमीडिएट हो जाता है, आपने अभी पेमेंट करी, अभी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। बट आपका जो नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ये आपके बैच मतलब आर्ली बेसिस पे जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ आर्ली बेसिस। अब 1 घंटे में 2 आधे 1 घंटे में 2 बैचेस जाएंगे, क्योंकि आधे आधे घंटे का है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने बैचेस हो गए, 48 बैचेस के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो करी जाती है नेफ्ट और आरटीजीएस के अंदर। और जो भी आप लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उस अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है बैंक, राइट, जो कि आपकी अदर यूपीआई ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। और जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है वो इमीडिएट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये बैचेस में जा रहा है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे ही दोनों अवेलेबल है, नेफ्ट भी और आरटीजीएस भी। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ ये ऑफलाइन ही था, बट आज की डेट में ऑनलाइन है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आरटीजीएस तो इमीडिएट हो जाता है, ठीक है ना, बट जो नेफ्ट है वो अगर आपने ऑनलाइन भी किया तो कल जब विंडो ओपन होगी इसकी मॉर्निंग में, तभी इसका पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा। क्लियर।
तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास दोनों तरीके के फंड ट्रांसफर है। अब मान लीजिए आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा भेजना है पीएनबी के अंदर या फिर किसी और अदर बैंक के अंदर, तो हम लोग आरटीजीएस और नेफ्ट का यूज करते हैं जब एक ब्रांच से किसी अदर बैंक में पैसा भेजना हो तो। अदरवाइज तो फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है, आप लोग चेक के थ्रू भेज सकते हैं बिना नेफ्ट और आरटीजीएस के। क्लियर? चलिए, तो मिनिमम अमाउंट कितनी है जो रिमिट करते हैं आरटीजीएस से? 50,000, 2 लाख, 1 लाख, नो लिमिट। सो 2 लाख रुपीज मिनिमम अमाउंट है जो आप लोग रेमिट करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू, जो कि इमीडिएट ही हो जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आज की डेट में अवेलेबल है, दोनों, नेफ्ट भी और आरटीजीएस भी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली आपके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं। कौन इसको रेगुलेट करता है? आईआरडीए बेसिकली आपकी इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है भाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है मनी मार्केट का, और मनी मार्केट में सारे शॉर्ट टर्म आते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर 365 दिन के अंदर अंदर जिसकी, या आप बोल सकते हैं 364 दिन की जिसकी मेच्योरिटी है, 365 डे को आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अप टू 1 ईयर के लिए। सेबी डील करता है कैपिटल मार्केट के साथ। किसके साथ डील करेगा? कैपिटल मार्केट के साथ जो है ये डील करता है, राइट। ये ऊपर मैंने मनी कैपिटल लिख दिया, ये एक्चुअल में मनी मार्केट है, ठीक है ना। क्या आएगा? ऊपर वाला मनी मार्केट और नीचे वाला क्या है आपके पास? कैपिटल मार्केट। क्या आएगा? मनी मार्केट। आरबीआई डील करता मनी मार्केट में और सेबी डील कर रहा है किसके अंदर? कैपिटल मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट का पार्ट है, राइट। तो ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड आपका पार्ट है कैपिटल मार्केट का। दैट्स वाई इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। चलिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टोटली गवर्न्ड बाय, कौन गवर्न कर रहा है भाई सेबी को? बताना जरा कमेंट्स में, ठीक है। तो इंश्योरेंस किसको करता है? इंश्योरेंस का कौन है? आईआरडीए। आरबीआई का कौन है? मनी मार्केट। मतलब आरबीआई डील करती है मनी मार्केट से, सेबी डील करता है कैपिटल मार्केट से, और इसको रेगुलेट करने का काम म्यूचुअल फंड को कौन कर रहा है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, ये डील करता है सेबी। क्लियर? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ऑल्सो। चलिए, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू आईएमपीएस। हाँ जी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, राइट, जहां से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर आपकी हो जाती है। यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताएं मैक्सिमम अमाउंट आप लोग कितना भेज सकते हैं। तो बेसिकली लास्ट टाइम इसकी लिमिट 2 लाख थी, ठीक है। अब क्यों बढ़ा दी गई है? इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है 2 लाख से 5 लाख, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिकली इसकी जो लिमिट थी वो इंक्रीज करी गई 2 लाख से कितना? 5 लाख। क्यों किया गया? क्योंकि इसके थ्रू ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करी गई लोगों ने, और जो कि पूरी सेफ ट्रांजैक्शन थी, और इसीलिए इसकी लिमिट जो है 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है। तो आज की डेट में कितनी है? मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? 5 लाख पर ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर। चले, यूपीआई के थ्रू कितना? 1 लाख। चलिए, सीआरआर इज मेंटेन्ड ऑन। सीआरआर आप लोग सीआरआर बेसिकली किसके ऊपर मेंटेन करते हैं भाई? एनडीटीएल, है ना, नेट डिमांड एंड जो टाइम लाइबिलिटीज है उसके ऊपर आप लोग सीआरआर मेंटेन करते हो। सीआरआर हो चाहे आपका एसएलआर हो, है ना, सीआरआर एज वेल एज एसएलआर बोथ आर मेंटेन ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्रॉस लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रॉस डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? नेट डिमांड एंड व्हाट? टाइम लाइबिलिटीज। क्या आएगा हमारे पास? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। अंडर एग्री क्लिनिक स्कीम, एग्री क्लिनिक स्कीम के अंडर मैक्सिमम लोन लिमिट इंडिविजुअल्स के लिए कितना है? यहाँ पे 2 लिमिट्स दी हुई हैं एग्री क्लिनिक के अंदर। एक तो गिवन है इंडिविजुअल्स, है ना, एक तो आपके पास गिवन है इंडिविजुअल्स, और दूसरा गिवन है ग्रुप ऑफ पर्सन। कितना कितना है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50। अगर तो इंडिविजुअल है कितना है, ग्रुप है तो कितना है? इंडिविजुअल के लिए कितना है? 20,
20 lakhs, और जो ग्रुप ऑफ पर्सन है 5 लोगों का ट्रेंड ग्रुप है तो 100 lakhs हो जाएगा. कितना है? 100 lakh. तो लोन लिमिट एज पर द स्कीम 20 lakhs आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल और 100 lakhs आर प्रोवाइडेड टू अ ग्रुप ऑफ 5 trained person. So under agri clinic scheme the maximum loan limit for individual is rupees कितना? 20 lakh rupees है. 20 lakhs. Clear? Next question. Banking is defined under which section of BR Act 1949? बैंकिंग कहां पे डिफाइन है? BR Act सेक्शन 24, BR Act सेक्शन 5B, RBI सेक्शन 42, RBI 5B, सेक्शन 5B किसके अंदर है भाई? बेसिकली क्योंकि बैंकिंग है, बैंकिंग डिफाइन करी गई है किसके अंदर? आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर. किसके अंदर? सेक्शन 5B. क्या बताता है कि बेसिकली आप लोग एज अ बैंक क्या करेंगे भाई? बैंक क्या काम कर सकता है? बैंक काम करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा जनरल पब्लिक से और उन्हीं डिपॉजिट्स के बिहाफ पे वो जनरल पब्लिक को लोन और एडवांसेस ग्रांट करेगा. राइट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. BR दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 5B है ना. सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो कवर अप करता है इसको. क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो रहे हैं. चलिए, अंडर स्पेशल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टू बैंक इज अवेलेबल अंडर सेक्शन. जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है, स्पेशल क्रॉसिंग चेक के अंदर जब आप लोग बेसिकली चेक इशू करते हैं तो कई बार हम जनरल क्रॉसिंग करते हैं. मतलब जनरल क्रॉसिंग मतलब आपने डबल क्रॉस अगर ऐसे लगाया कहीं पे भी, ठीक है, चेक में कहीं भी ऐसे करके लगा दिया, 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उसको बेसिकली क्रॉसिंग बोलते हैं. अगर तो कुछ नहीं लिखा क्रॉसिंग में तो जनरल क्रॉसिंग हो जाती है. बट अगर आप लोगों ने इसके अंदर लिख दिया SBI अकाउंट, ठीक है, या अकाउंट नंबर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो इट मींस आप लोगों ने स्पेसिफिक कर दिया कि इसी बैंक के इसी अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है. तो अगर ये स्पेशल क्रॉसिंग है तो उसके अंदर कौन से सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा? सेक्शन 125 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 128, 124, 126, ABCD किसके अंदर? सेक्शन 124. राइट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सेक्शन 124 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. कई बार NI का भी एक्ट पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए 3 जो लॉज है ना, एक तो RBI हो गया, लॉज कह रही हूं एक्ट, RBI एक्ट 1934, ये मतलब आप छोड़ के नहीं जा सकते. BR एक्ट 1949 और NI एक्ट, इससे मतलब बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको तो घोट के पीले कैसे भी करें, क्रैमिंग करें. क्रैमिंग से अच्छा है अंडरस्टैंड करके. जिन चीजों की क्रैमिंग करनी पड़े क्रैमिंग भी करनी चाहिए, मतलब रटना भी पड़ता है, और किन्हीं चीजों को हम याद भी कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, तो वो भी करें. क्लियर? इसका आंसर सी. नेक्स्ट, FCNR बी डिपॉजिट अकाउंट. FCNR होते क्या है भाई? FCNR है बेसिकली NRIs के लिए. किसके लिए है? NRIs के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों ही यहाँ पे इंडिया में अकाउंट ओपन करा सकते हैं. किसका? FCNR का. वो भी किसके अंदर? फॉरेन करेंसी. तो अगर आपके पास इंडियन करेंसी के अलावा कौन सी करेंसी पड़ी है? फॉरेन करेंसी पड़ी है, तो आप एक लमसम अमाउंट जो है यहाँ पे अकाउंट में ओपन करा सकते हैं. किसके अंदर? FCNR में. अगर बात करें FCNR की, पहले एक्चुअल में FCNR A हुआ करते थे, बट उनको डिसकंटिन्यू करके FCNR B आ गया है. तो कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI जो है, ठीक है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, राइट, वो अकाउंट ओपन कर सकता है बैंक में FCNR B, जिसमें कि बेसिकली टर्म डिपॉजिट्स ही ओपन होंगे. मतलब टर्म डिपॉजिट, आप लोग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होते, FD ही खुलवा सकते हैं, RD नहीं, FD, ठीक है ना, जिसकी एक फिक्स मैच्योरिटी डेट रहेगी. बेसिकली 1 साल से लेके 5 साल के लिए इशू किया जाता है. जितनी भी FCNR है, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो टोटली टैक्स फ्री रहता है एंड फुली रिपेट्रिएबल है. ये बेसिकली फॉरेन करेंसी के अंदर ओपन होता है, राइट. और 6 करेंसीज जो है इसके अंदर रेगुलेट करी गई है, मतलब RBI ने
सैंक्शन किया है इन्हें, जो है बैंक्स को बोला है कि आप इन्हीं 6 करेंसी के अंदर एफडी को ओपन कर सकते हैं। किसके अंदर? एफसीएनआर एक्सेप्ट करेंगे। कौन सी 6 करेंसीज हैं? यूएसडी डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर, जीबीपी, यूरो, देन वी हैव कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, देन वी हैव जापानीज येन। क्लियर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूएसडी डॉलर, देन वी हैव यूरो और जापानीज येन, जीबीपी। क्लियर? टेन्योर कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे? 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए ही ये रहेगा। और अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पे पैसा क्या करते हैं? रिमूव कराते हैं बिफोर 1 ईयर, तो आपको जो है वो इंटरेस्ट कट करके जो है वो पैसा मिलता है, ठीक है ना, उसके बाद में। और यहाँ पे मोड ऑफ अगर होल्डिंग है, और अगर हम ओपन करना चाहे जैसे अदर अकाउंट के अंदर है सिंगली और ज्वाइंटली, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। सिंगल और ज्वाइंट मतलब 2 एनआरआईज मिलके भी, ध्यान रखना इंडियन पर्सन पीआई हो चाहे कोई भी है, तो बेसिकली 2 और 2 बंदे मिलके जो है वो एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सिंगली और ज्वाइंटली भी इसको होल्ड किया जा सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग कासा डिपॉजिट, ओनली टर्म डिपॉजिट, यहाँ पे ओनली टर्म डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं एफसीएनआर के अंदर। किसी भी तरीके का जो कासा है हमारा वो इसके अंदर कवर अप नहीं होता, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट आर नॉट एक्सेप्टेड अंडर एफसीएनआर, ओनली टर्म डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड अंडर एफसीएनआर डिपॉजिट्स। क्लियर? Next question. Under re-KYC, the period of KYC updating in case of high risky customer. बेसिकली आप लोग KYC कब करते हैं भाई? जब कोई भी कस्टमर आपके ब्रांच में आपके साथ डील करने आया है, मतलब बैंक के अंदर चाहे अकाउंट ओपन करने आया हो या किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने आया है, तो आरबीआई क्या कहता है कि एक काम करें, आप क्या करेंगे भाई? आप लोग जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं, और जो भी हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे उस केस के अंदर, अकाउंट ओपनिंग के केस में हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम लोग उस कस्टमर से केवाईसी जो है वो कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? केवाईसी जो है वो हम लोग उससे कलेक्ट करेंगे, है ना, नो योर कस्टमर। अब केवाईसी का है क्या कि आप लोग अपने कस्टमर्स को बेसिकली 3 एरियाज के अंदर डिफाइन करते हो। किसके अंदर डिफाइन करते हैं हम लोग? बेसिकली 3 एरियाज के अंदर। एक होता है लो रिस्की कस्टमर्स, एक होते हैं आपके पास लो रिस्की कस्टमर्स, दूसरे आपके पास होते हैं मीडियम रिस्की कस्टमर्स। क्या होंगे भाई? लो रिस्की कस्टमर्स, मीडियम रिस्की कस्टमर्स, और तीसरे होते हैं हाई रिस्की कस्टमर्स, ठीक है। मीडियम रिस्की वो कस्टमर्स हो गए लाइक मी, जो सैलरीड पीपल है, उनको आप लो रिस्की में काउंट करते हो। मीडियम रिस्की में कंपनीज वगैरह आ जाती हैं। हाई रिस्की में आपके जो बेसिकली जो क्या है हमारे पास सेलिब्रिटीज हो गए, ठीक है, या फिर हम लोग के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सारे के सारे हाई रिस्की कस्टमर्स में आते हैं। तो इनकी केवाईसी करने के बाद भी दोबारा केवाईसी के लिए आरबीआई ने बोला है। तो अगर तो लो रिस्की कस्टमर्स हैं तो वो कहते हैं आप एक काम करें, 10 सालों में एक बार इनकी केवाईसी कर लें। अगर मीडियम कस्टमर्स हैं तो 8 सालों में एक बार, और अगर हाई रिस्की कस्टमर्स हैं तो 2 सालों में एक बार, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। Under re-KYC, the period of KYC updating in case of high risky customer 2 years. Option number A is correct. Clear है? हाई रिस्की के लिए 2 years, लो रिस्की के लिए 10 साल और मीडियम रिस्की के लिए 8 years. क्लियर? चले आगे। सेवेंटीन्थ, एजेंसी विच परचेजेस एनपीए फ्रॉम बैंक इज कॉल्ड एज। आपको पता होगा कि एनपीए मतलब बिक भी जाते हैं, है ना। एनपीए जो है मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो आप लोग इसको सेल भी कर सकते हैं, दूसरे बैंक्स को भी सेल किया जा सकता है। बट बेसिकली जो परचेज करती है, रिकवर करके देगी, आपकी कौन करती है? एआरसी, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है बनाई गई हैं एआरसीज, ठीक है, जो कि कवर अप होती है सरफेसी के अंदर। अब होता क्या है, सरफेसी एक्चुअल में पावर देता है। सरफेसी बेसिकली पावर देता है किसको? सरफेसी एक्ट 2002 पावर देता है हमारे बैंक्स को कि बैंक बिना कोर्ट गए ही रिकवरी कर सकते हैं लोन की। बट अगर ऐसा ना हो पाए, वो रिकवरी ना कर पाए, तो वो अपने लोन को किसको दे देते हैं?
ARC को, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी या कोई घर था, ठीक है, उसके अगेंस्ट लोन लिया था, तो अगर वो पर्सन वहां पे लोन नहीं चुकता कर पाता, ठीक है, तो उस केस में जो है सरफाई ARC कंपनी जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का भी काम करती है। मतलब पहले तो वो खुद रिकवर कर सकता है बैंक, बट अगर वो नहीं करके कर पा रहा तो उस केस में ARC उसको करके देगी। चाहे उस घर को गिरा के कमर्शियल बिल्डिंग बना दे, होटल बना दे, कुछ भी करे, तो वहां पे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। मतलब उसकी एक्चुअल जो फॉर्म थी उसको ब्रेक करके किसी और तरीके से जो है वो रिकवरी करके देगा लोन की। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। ARC दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ जी, चलें 18th क्वेश्चन, मैक्सिमम डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब विद इन 1 ईयर, 1/4 से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है हमारे इंडिया में, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं? 1.5 लाख। आज की डेट में कितना कर सकते हैं भाई? 1.5 लाख। एक्चुअल में ICI ने इसको बोला है कि बढ़ा के 3 लाख कर दीजिए, बट अभी तक ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं आया, कुछ पास नहीं हुआ, तो अभी आप 1.5 लाख ही मान के चलिए। ठीक है, कितना है? 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। 1.5 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम डिपॉजिट अंडर PPF अकाउंट के अंदर आप जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 80C भी आपको जो डिडक्शन दी गई है ना, अंडर सेक्शन 80C में जो डिडक्शन है वो भी 1.5 लाख की है। तो अगर ये अमाउंट 1.5 लाख से बढ़ा के, मतलब 1.5 लाख अगर और बढ़ा दी जाए, 3 लाख कर दी जाए, तो इसका मतलब 80C की भी डिडक्शन चेंज करनी पड़ेगी, है ना, राइट, क्योंकि करनी पड़ेगी ना। 1.5 लाख की अगर डिडक्शन थी पहले और उसी 1.5 लाख के अकॉर्डिंग ये PPF में पैसा जमा कर रहे थे, क्योंकि आपको प्रॉपरली डिडक्शन मिलती थी यहाँ पे, और अगर ये भी बढ़ा दी जाएगी और अगर नहीं बढ़ाई गई मान लीजिए 80C के अंदर, तो फिर क्या फायदा, क्योंकि टैक्स पे करना पड़ेगा फिर इसके लिए। तो यहाँ पे भी आई होप इधर भी चेंजेस होंगे उसके लिए। तो करंटली तो 1.5 लाख ही है, ठीक है, बढ़ाने के लिए बोला है 3 लाख हो जाएगी मे बी। क्लियर? चलिए, व्हाट इज पेरी पेसू चार्ज? पेरी पेसू चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज अगेन ड्यू टू गवर्नमेंट ड्यूज, मतलब वो जो पैसा गवर्नमेंट ड्यूज के अगेंस्ट पे किया जाता है, गवर्नमेंट ड्यूज के जो पैसे देने थे वो, या फिर चार्ज ऑन करंट एसेट्स, चार्ज इन फेवर ऑफ मैनी क्रेडिटर्स इन ऑन इक्वल फुटिंग। हाँ जी, क्या ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने पैसा देना था उसके अगेंस्ट आपको चार्ज कर रहे हैं, या फिर करंट एसेट फ्लोटिंग चार्ज या इक्वल फुटिंग? बेसिकली आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कंसोर्टियम लैंडिंग का, है ना। कंसोर्टियम लैंडिंग होती क्या है? बेसिकली बैंक करता क्या है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है और उसी के अगेंस्ट लोन लेना है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है और उसी के अगेंस्ट किसी को लोन चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी मान लीजिए 50 करोड़ की है, ठीक है ना, तो उस केसेस में वो रिस्क शेयर करने के लिए 2 या 3 बैंक मिलके, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों मिलके एक ही पर्सन को जो है लोन दे रहे हैं। कितने का? 50 करोड़ का। मतलब मिलके एक ने मान लीजिए 25 करोड़ का लोन दे दिया, एक ने 20 करोड़ का दे दिया, एक ने 5 करोड़ का, ठीक है ना। तो इनका इतना ही राइट बनेगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। BOB का कितना राइट बनता है? 5 करोड़ का, PNB का 20 करोड़ का, SBI का कितने का? 25 करोड़ का, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंसोर्टियम लैंडिंग। कभी भी 2 या 2 से ज्यादा बैंक मिलके सेम ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को लोन ग्रांट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम लैंडिंग का नाम देते हैं। क्या बोलेंगे? कंसोर्टियम लैंडिंग, ठीक है ना। और अगर यही पर्सन कल को पैसा ना दे पाए तो इन बैंक्स का इक्वल राइट बनता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। इक्वल राइट का मतलब क्या है? कि जितना लोन इन्होंने दिया था उस तक के ये इक्वल जो है वो होल्डर हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 करोड़ को आधा आधा करके बांट लेंगे, आधा आधा नहीं, मतलब अगर SBI ने 25 दिया तो 25 तक का ही होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जितना भी होगा, ठीक है ना। सो चार्ज इन फेवर ऑफ मैनी क्रेडिटर्स ऑन इक्वल फुटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पेरी पेसू चार्ज का मतलब ही क्या होता है? इक्वल फुटिंग। मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट।
प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के अंदर मोदी जी ने शुरुआत करी वही BSBD अकाउंट की। बहुत अच्छी चीज है कि हर पर्सन का अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर। क्यों हम लोग कहते हैं कि यार अर्निंग तो करता नहीं, रिक्शे वाला है या फिर कोई और स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, क्यों करे? या फिर कोई गरीब है, कोई भिखारी मान लीजिए, ठीक है, उसका भी क्यों करे? बेसिकली क्यों? क्योंकि कल को कल जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगा तो BSBDA में तो डालेगा, कोई अकाउंट तो होना चाहिए ना, ताकि मिडिलमैन को रिड्यूस किया जा सके और ट्रांसपेरेंट हो सके गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ। तो इसीलिए ओपन किए गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर BSBD अकाउंट, जिसका मिनिमम बैलेंस कितना है? नील। सो यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस ही नहीं है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर? चलिए, NPCI नेशनल पेमेंंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सूट ऑल बैंक रिक्वायरमेंट। ठीक है, सारी बैंक रिक्वायरमेंट्स के लिए। कौन सा है भाई? कौन सा इसमें से नहीं है, सॉरी, जो NPCI ने नहीं डेवलप किया? UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडियन मनी पेमेंट सर्विसेज, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, बिल भारत बिल पेमेंट सिस्टम। बेसिकली ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो नहीं कवर इसमें। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम दैट कैन बी फाइल्ड इन लोक अदालत। लोक अदालत बेसिकली मतलब कितने तक का केस आप लोग लोक अदालत में डाल सकते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर एनी अमाउंट। अगर लोक अदालत के बारे में बात करी जाए तो ये आपकी पीपल्स कोर्ट होती है। पीपल कोर्ट मतलब ऐसी कोर्ट जहां पे हर तरीके के केसेस जो है सुलझाए जाते हैं या फिर आप लोग फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और लोक अदालत आपकी स्टार्ट हुई थी 1987 के अंदर। 1987 के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया था। अब ये कोर्ट जो है वो डील करती थी हर तरीके के केसेस को, मतलब क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं बट वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, नॉन कंपाउंडेबल केसेस को नहीं करेगी, जहां पे बेसिकली समझौते होते हैं उन केसेस को डील करता है लोक अदालत। क्रिमिनल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, आपके पर्सनल केसेस हैं, वो सारे लोक अदालत में आते हैं। राइट, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे किया गया? पहले 10 लाख था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20 लाख जो है वो किया गया। राइट, सो 5 लाख 10 20 कितना आएगा भाई? 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 20 लाख तक के केसेस जो है वो हम लोग यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। कहाँ पे? लोक अदालत के अंदर। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम दैट कैन बी फाइल्ड इन लोक अदालत दैट इज 20 लाख। क्लियर है? 20 लाख और अबव के केसेस कहाँ फाइल करोगे? DRT के अंदर। उसके लिए बनाया गया है DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, और अगर उससे खुश नहीं है तो कहां पे जाएंगे? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो 20 लाख और 20 लाख से अबव के केसेस आप लोग फाइल कर सकते हैं DRT के अंदर। राइट, एक सेशन में हम लोग रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को भी डिस्कस करेंगे, दैट इज सरफाइसी, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं DRT और DRAT, मतलब MCQs के थ्रू ही करेंगे ताकि प्रॉपर डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है ना, DRT और DRAT। क्लियर? और लोक अदालत, तो ये सारा ही डिस्कस करेंगे हम उसमें। क्लियर है यहां तक? चलिए, ओवरड्यू ऑफ लोन्स फ्रॉम 61 टू 90 डेज इज। अगर आपका लोन ओवरड्यू हो जाता है, ओवरड्यू इन द सेंस कि आप लोगों ने पेमेंट नहीं करी, क्योंकि मतलब आप लोगों मतलब कौन? कस्टमर ने अगर बैंक की पेमेंट नहीं करी, ठीक है, कब? 61 टू 90 डेज तक, तो वो कौन सी क्राइटेरिया में आता है? SMA 1, SMA 2, SMA 3 या फिर नन ऑफ दीज। बेसिकली हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें फर्स्ट डे से, जिसको बोलते हैं हम SMA 0। ठीक है, एक आता है आपका SMA 1, देन वी हैव SMA 2। SMA 0 रहता है 1 मंथ तक, 1 to 30 डेज तक अगर कोई लोन की पेमेंट नहीं करी गई। 31 डेज टू 60 डेज तक अगर कोई पेमेंट नहीं आई, 61 टू 90 डेज तक अगर कोई पेमेंट नहीं आई, तो आपका कवर अप होता है SMA 2 के अंदर। किसके अंदर कवर अप होता है? SMA 2 के अंदर। और ये जैसे ही कंप्लीट कर जाएगा 90 दिन, 90 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोग इसको बोल देंगे NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर है? अगर 1 से 30 दिन तक पेमेंट नहीं आ रही तो SMA 0 में, अदरवाइज SMA 1 में 31 to 60, SMA 2 में कितना? 61 to 90।
क्लियर है? चलिए 24th, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर? बताइए जी, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन बनता है? जो बैंक है, अगर ओवरड्राफ्ट बेसिकली आपका लोन ले लेते हैं, क्योंकि सीसी हो गया, ओडी हो गया, या कोई भी चीज ऐसी है, तो वो आपके लोन्स होते हैं। तो जब भी आप लोग लोन के केसेस पढ़ेंगे, तो उस केस में जो बैंक है और जो कस्टमर है, उसके बीच में क्या रिलेशन बनता है भाई? डेटर क्रेडिटर का, बेलर बेली का, प्रोमिसर प्रोमिसी, क्रेडिटर डेटर। बैंक क्योंकि लोन दे रहा है, ठीक है ना, लोन दे रहा है, तो उस हिसाब से ये बन जाता है क्रेडिटर, ठीक है। और जिसको दिया जा रहा है वो आपका बन जाता है डेटर, ठीक है। क्या बन गया? डेटर। तो कस्टमर बन जाता है डेटर, बैंक बन जाता है क्रेडिटर। तो बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन बन गया? कस्टमर के लिए बैंक हो गया क्रेडिटर और बैंक के लिए कस्टमर क्या हो गया? डेटर, क्योंकि ये एसेट हो गया, राइट। और यहां पे भी सेम ही मैं कोई चीज बताना चाहूंगी आपको कि अगर यही केस आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक? क्या बोला मैंने आपको? कस्टमर एंड बैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा डेटर एंड क्रेडिटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अगर ऐसे आया, रिवर्स में घूम के आया, क्योंकि पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बैंक एंड कस्टमर पूछता है तो क्रेडिटर एंड डेटर का यहाँ पे रिलेशन बेसिकली है इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, अगर वो लोन वगैरह सैंक्शन के बारे में बोलता है। लोन हो गया, होम लोन है, कार लोन है, किसी भी तरीके का लोन हो, सीसी है आपके पास, ओडी है, ठीक है, बोथ आर कवर्ड अंडर लोन्स। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बैंक क्रेडिटर हो गया, कस्टमर डेटर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। अब ये बताया गया है कि आप अपने शेयर्स को गिरवी रखे, सिक्योरिटी रखे लोन नहीं ले सकते, मतलब लोन ग्रांट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यू कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। अपने शेयर्स को के बिहाफ पे लोन नहीं दिया जा सकता। एज पर अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन? सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट, सेक्शन 24, सेक्शन 22। ये कौन सा भाई? सेक्शन 20 है ना। सेक्शन 20 इन टर्म ऑफ सेक्शन 20 और सबसेक्शन 1 भी याद रखना। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अ बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, राइट। सो 25th का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया भाई। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, कौन सा है हमारे पास? 1949, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, है ना। और आने वाले सेशंस के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 25 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। आने वाले सेशन के अंदर हम लोग फर्दर ऑन जो है वो बैंक प्रमोशन के जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।